हाँ तो नमस्कार मेरे गोलगप्पो, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सब एकदम से मस्त चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। और हम देखना, जैसा कि आप सभी को पता है, हम 1 फरवरी से लगातार 9 फरवरी तक आप सभी के लिए फिजिक्स के सभी जो 2022 के इस सिलेबस में हमारे पास 9 चैप्टर्स है, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो करने जा रहे हैं। आप सभी के सामने देखो जो हैशटैग लगा है, अपना टारगेट लिखा है, उस टारगेट ही देखो बात करते हैं। हमारा टारगेट है मिशन 100 आउट ऑफ 100। ये हमारा देखो टारगेट है और मैं आप सभी के साथ देखो कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर देखो चलने के लिए तैयार हूँ। ये जो पेपर अभी मेरे हाथ में है, आज देखो अपन चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। इससे पहले जो हमारे चैप्टर 1st, 2nd, 3rd और 4th, 5th हमारे सिलेबस से हट चुका, तो जो पिछले 4 चैप्टर थे उनकी वीडियोस मैंने डाल दिए। और इतना शानदार धमाकेदार जो प्रेम आप लोगों ने दिखाया, उसके लिए भाई हाथ जोड़ के आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। निरंतर अपना जो प्रेम है वो इसी प्रकार से बनाए रखे। मैं वादा करता हूँ, अगर आपने केवल इन प्रश्नों को भी तैयार कर लिया मेरे प्यारे साथियों, तो इतने शानदार श्रेष्ठ अंकों के साथ आप उत्तीर्ण होंगे कि जिसकी आपने खुद ने भी कामना नहीं की होगी। अब ये जो पेपर खाली मेरे अकेले के पास नहीं, ये पेपर आप सभी के पास है। कहाँ मिलेगा? आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाके चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पर मैंने आपके सभी जो 9 चैप्टर इस साल 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे पास बचे हैं, उन सभी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी एक पीडीएफ बना के डाल दी। आप उनको चाहो तो प्रिंट भी निकलवा सकते हो, सब कुछ अपन करेंगे। देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। मैं कहता हूँ इससे सिंपल तो कोई चैप्टर ही नहीं है। आपको याद होगा जब कल वाली हमारी वीडियो थी, जब मैंने चैप्टर 4th की आपको बात की थी, मैंने कहा तो उससे सिंपल कोई चैप्टर नहीं है। अगर उसमें आपके नंबर कट गए तो मैं कहता हूँ धूल में हो आप, है ना। तो आज भी वैसा का वैसा चैप्टर है। इसमें आपको नया कोई डेरिवेशन याद करना है इस साल, क्योंकि देखो आपका जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके पेपर है उसको डिजाइन किया है। ध्यान रखना इस बात को, सारे के सारे पेपर आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैंने डिजाइन किए। तो आपको इस बार कोई इस चैप्टर के अंदर खास डेरिवेशन वाली ध्यान नहीं रखनी। जो बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको सारी बातें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। टोटल आपके पास देखो 10 क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है वो मैंने 10 प्रश्नों के अंदर निकालने की कोशिश करी है। देखते कितना आसान है, मतलब कुछ भी खास इतना कोई हेडेक वाली बात नहीं है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन, फैराडे और लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। कितना शानदार प्रश्न पूछा। फैराडे और लेंज जो है, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए हैं। कुछ नियम है जिनकी अपन बात करेंगे, छोटे छोटे 3 नियम आएंगे टोटल, कुल मिलाकर ही उसकी बात करेंगे। इस प्रश्न में मैंने आगे लिखा है, लेंज का जो नियम है वो कौन सी भौतिक राशि के संरक्षण की पालना करता है। मेरे प्यारे साथियों देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसमें आपसे पहले पूछा कि फैराडे के नियम बता दो। तो भाई फैराडे कौन था? फैराडे ने असल में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए नियम दिए थे। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता कैसा, ये तो हमें पता ही नहीं, हमने तो पूरी साल फिजिक्स पढ़ी नहीं। हम तो आपके कहने पर खाली आपके प्रश्न तैयार करने आ रहे। मैं कहता हूँ अगर आपने पूरी साल भी फिजिक्स नहीं पढ़ी, अभी भी केवल आप इन प्रश्नों के माध्यम से मेरे साथ जुड़ते हैं, भले आपने पीछे कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, ये प्रश्न आपको मैं 100% गारंटी साथ समझाने जा रहा हूँ। और ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे। आज जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को केवल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। किसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण? देखो बहुत सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूँ। मान लो आपके पास कोई एक कुंडली है, कोई एक कॉइल है। ये देखो एक कुंडली है। इस कुंडली के साथ आपने क्या किया, एक बल्ब को जोड़ा। एक बार सपोज करते हैं, छोटा सा, अपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, हालांकि आपको केवल और केवल आपका बेस बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे अपने पास एक बल्ब है, ठीक है। अब भी बल्ब कब चल सकता है? अभी व्हेन दिस बल्ब कैन ग्लो, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ पावर सोर्स व्हिच इज इमिटिंग सम लाइट टू दिस बल्ब। जब तक इस परिपथ के अंदर कोई पावर का स्रोत नहीं होगा जो कि इस जो लाइट है इसको लाइट अप होने के लिए मजबूर कर दे या इसके ऊपर विभवांतर लगा दे, तब तक ये लाइट नहीं जलेगी। तो भाई क्या जरूरी है यहाँ पे? एक बैटरी या कोई भी विद्युत का स्रोत जरूरी है। अब देखो आपके सामने यहाँ पे खाली और खाली एक कुंडली, खाली और खाली एक कॉइल है। ये बल्ब अभी नहीं जलेगा, सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे कोई पावर सोर्स ही नहीं तो कैसे जलेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं इसके पास कोई एक मैग्नेट लेके आता हूँ, कोई एक चुंबक लेके आता हूँ और उस चुंबक को कहता हूँ भाई चुंबक तो रुकना तो मत, इसके आगे पीछे मतलब इसके पास में रहकर आगे पीछे ऐसे ऐसे गति करती रहे। आप देखोगे मेरे प्यारे साथियों कि इस बल्ब के अंदर रोशनी आ गई है। एक उजड़े चमन के अंदर गुलाब खिल गया, कमल खिल गया। ऐसा कैसे संभव है? तो फैराडे भाई साहब ने कहा, अरे नलायको तुम लोग ऐसे घबरा मत जाए करो, मैं हूं ना अभी फैराडे जिंदा हूं, मैं बताऊंगा तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है। तो फैराडे भाई साहब ने क्या कहा कि भाई जब कोई चुंबक, या मैं कह सकता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र, और बढ़िया भाषा में अगर कहूं चुंबकीय फ्लक्स, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह है फैराडे का पहला नियम। देखो बातों ही बातों में हमने प्रश्न को कर लिया। यही तो हमारी फिजिक्स है मेरे प्यारे साथियों। हमारी फिजिक्स दैनिक जीवन के साथ इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है, आप लोग कामना भी नहीं कर सकते। आपको पता है एक फिजिक्स के स्टूडेंट में और एक सामान्य स्टूडेंट में रात दिन का अंतर होता है। कैसे? देखो फिजिक्स का स्टूडेंट है ना, उसका दिमाग बड़ा खुराफाती होता है। उसको मतलब हर चीज में ये देखना होता है इसके पीछे रीजन क्या है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाऊंगा आपको। मान लो आपके घर पे गैस लाइटर खराब हो गया,
अगर सामान्य बच्चे हैं आप, तो आप क्या सोचते हो भाई खराब हो गया होगा, भाई उम्र हो गई होगी, सब जाते हैं उम्र गया, ये भी चली गई, अब चलो नई लाइटर लाएंगे, इसको रख देते हैं। लेकिन फिजिक्स वाला नहीं रुकता, वो देखता है भाई लाइटर है, इसको चलो खोल के देखते हैं इसके अंदर है क्या, मैं इसको ठीक करके देखूंगा। भले ही वो खोल ले उसको तो वो खराब हो जाए, भाई खराब तो पहले भी होनी थी, वो पहले भी उसको ऐसे ही फेंकते और नहीं लेके आते। अब वो बच्चा उसको खोलेगा, देखेगा कि इसके अंदर है क्या मसाला, वो सारा मसाले को बाहर निकाले, फिर देखेगा यार इसमें से क्या चीज़ हो सकती है जिससे चिंगारी उत्पन्न कर रही है, या इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होगी जो भी खराब होगी और अभी काम नहीं कर रही। वो उस पर रिसर्च करता है, काम करता है, खुद का दिमाग उस पर लगाता है, और मेरे प्यारे साथियों अंततः यदि वो मन से प्रयास करता है तो उस लाइटर को ठीक कर लेता है। मैं कहता हूं दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ, और ऐसे कार्य करने के बाद जो आप सफल होते हो उसकी जो खुशी है वो एक तरफ, मतलब खतरनाक वाला आनंद वाली फीलिंग आती है। और ये कार्य केवल फिजिक्स वाला बंदा करता है, ये भी आप ध्यान रखो। तो आप लोगों को ये सौभाग्य मिला है क्लास 12 के अंदर आपको फिजिक्स पढ़ने का, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि आप सभी को, जो मेरे सभी प्यारे साथी हैं, आप सभी को मुझे फिजिक्स का कुछ एक अंश जो है वो आप तक रखने का। मैं फिजिक्स का कोई तकड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जितना कुछ आता है मैं आप सभी के लिए इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। इस बात पे एक लाइक तो देखो जरूर बनता है। हम बात करें हमारे प्रश्न की, तो हमने वही बात कर रहे थे फैराडे के नियम की। तो फैराडे का पहला नियम हमने कर लिया। क्या हुआ? फैराडे का पहला नियम क्या कहता है कि भाई जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये फैराडे का पहला नियम। फैराडे के टोटल 2 नियम है। तो दूसरा नियम क्या कहता है? भाई दूसरा नियम कुछ भी नहीं है, जो बात इसने पहले नियम में फैराडे ने कही है ना, उसी को गणितीय रूप देने के लिए दूसरा नियम इसका काम में आ गया। अब देखो आप लोग कई सोच रहे होंगे कि सर आप तो ऐसे परिभाषा बोल देते हो, हमें क्या पता हम कैसे लिखेंगे इसको। तो मेरे प्यारे साथियों जो मैं बोल रहा हूँ ना वही आपको लिखना है। फिर भी यदि आप लोग चाहते हो कि मैं आपको इनके रिटर्न जो है आंसर्स वो भी आपको प्रोवाइड कराऊँ, तो आप नीचे कमेंट करिए, मुझे बता देना कि नहीं सर हम वीडियो को देखकर हम सुनकर हम इसको लिख नहीं पा रहे हैं, तो हमें प्रोवाइड करो, तो आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी। तो दूसरा नियम क्या कहता है? भाई इसी पहले नियम का गणितीय रूप है। पहले नियम ने ये कहा कि जब इससे समुद्र चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो दूसरा नियम फैराडे का क्या कहता है? इसी को गणितीय रूप दे दिया। फैराडे ने कहा कि इसके अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, जिसको आप ई से लिख रहे हो, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है ना, उस परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फ्लक्स को अपन लिखते हैं फाई से। अपन ने कहा फ्लक्स में परिवर्तन, ये लो फ्लक्स में परिवर्तन के लिए मैंने आगे डी लगा दिया। फिर मैंने कहा फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो दर अपन समय के साथ लेते हैं, ये लो मैंने लगा दिया dt, के समानुपाती होता है, ये लो हमने लिख दिया। ये फैराडे का दूसरा नियम। दोबारा सुनना, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यह है फैराडे का दूसरा नियम। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि फैराडे के नियम का गणितीय रूप जो है वो दूसरा नियम है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो आप सभी को पता है फिजिक्स में जब भी अपन समानुपाती का निशान हटाते हैं तो 2 चीजें आती है, तो बराबर का निशान और एक आता है नियतांक। यहाँ पे देखना मैं इस समानुपाती के निशान को हटाता हूँ तो देखो एक तो आया बराबर का निशान और एक आएगा यहाँ पे नियतांक, और नियतांक के रूप में देखना मैं लिख रहा हूँ कैपिटल के को। अच्छा, आज ऑफलाइन क्लास में जब मैं ये पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने कहा कि सर ये के वही है जो कूलाम नियतांक आया था कूलाम वाले नियम के अंदर, ये वो नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये अलग है। इस के का मान अपन 1 मानते हैं, ठीक है, ये जो के है ना इसका मान अपन मानते हैं 1। तो मुझे बताओ जब मैं इसका मान यहाँ पे 1 रख दूंगा तो मुझे ई बराबर क्या प्राप्त होगा? डी फाई बाई डी टी, ये मुझे प्राप्त होगा। तो ये क्या है? असल में फैराडे के नियम का गणितीय रूप है। सिंपल सी बात है, फैराडे का नियम खत्म हो गया। देखो इसी के अंदर साथ में पूछा कि फैराडे व लेंज क्या, लेंज का नियम भी तो पूछा। अब देखो फैराडे के तो अपने दोनों नियमों की कड़ी चर्चा। लेंज का नियम क्या कहता है? बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है भाई। उसने इस फैराडे के नियम के अंदर छोटी सी कमी उसको दिखाई दी, उसने उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया। या मैं यूं कह सकता हूं कि उसकी जो आंखें थी फैराडे से 2 कदम आगे देख सकती थी, तो बाद में जब फैराडे ने अपने नियम नाम दे दिए उसके बाद लेंज आया कि अरे रुक जा, तूने ये तो बताया नहीं। तो लेंज ने क्या कहा? लेंज ने बताया कि इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वो सदैव, या यूं कह सकते अपन कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी ये विद्युत वाहक बल क्यों प्रेरित हुआ? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स के मान में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो ये जो विद्युत वाहक बल है ये हमेशा विरोध करेगा कि भाई परिवर्तन क्यों हो रहा है। अब ये सर बातें कैसे कर रहे हो आप, इसको गणितीय रूप में कैसे दिखाएंगे? गणितीय रूप में दिखाना बहुत आसान है। कैसे? देखो मैं इसी फॉर्मूले के अंदर अगर माइनस लगा दूं, मैं इसको अलग से लिखूं क्योंकि ये तो अपने फैराडे के लिए लिखा था, लेंज के लिए देखो मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ। सेम फॉर्मूला है ये, देखो इस फॉर्मूले के अंदर मैंने कुछ भी और नहीं ऐड किया, खाली एक माइनस का निशान लगा दिया। ये लेंज का नियम है। दोबारा सुनना, लेंज का नियम क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसकी उत्पत्ति तो इस फ्लक्स में परिवर्तन की दर से हुई थी। अब इस कारण का विरोध करा, विरोध करने का मतलब क्या? आगे मैंने माइनस का निशान लगा दिया। ये क्या बन गया आपका मेरे प्यारे साथियों? लेंज का नियम बन गया। कितना आसान है,
अब इसने आगे पूछा इसी प्रश्न में कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण की पालना करता है। मेरे प्यारे साथियों, हमेशा ध्यान रखना, जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पालना करता है। बहुत आसान सी बात है। पहला प्रश्न आपका हो गया, तैयार हो गया। दूसरा प्रश्न देखना कितना शानदार है। ये चैप्टर थ्योरेटिकल टाइप में आप मान सकते हो, डेरिवेशन इसमें है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से डेरिवेशन आने की संभावना लगभग नगण्य है। ठीक है, अपन बात करते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, भंवर धाराएं क्या है, इन धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, इनके कोई दो उपयोग बताओ। बहुत आसान सी बात है भाई, आप सभी ने कभी ना कभी कहीं पानी का कोई तालाब हो उसके अंदर पत्थर जरूर मारा होगा। जब अपन उसमें पत्थर मारते तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे वृत्ताकार आकृति की बहुत सारी धाराएं निकल कर आती है। जहां पे आपने पत्थर मारा उससे दूरी की तरफ, यानी जो आपका पत्थर जहां पे आपने मारा वो तो उसका केंद्र होता है और उस केंद्र से दूर की तरफ वो धाराएं ऐसे चलती है। ठीक वैसी की वैसी धाराएं मेरे प्यारे साथियों, यदि अपन किसी विद्युत आप ये कह सकते हो कि किसी चालक धातु की पट्टी को प्रबल विद्युत क्षेत्र के अंदर आप यदि रख दो, या मैं यूं कहूं इसको परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आप यदि रख दो, तो उसके अंदर भी सेम वैसी की वैसी जो भंवर है वो उत्पन्न होते हैं। तो ये जो भंवर उत्पन्न हो रहे हैं, ये भंवर की जो धाराएं निकल रही है, इन्हीं की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अपन इसकी परिभाषा कैसे देंगे, परिभाषा के तौर पे आप इसको कैसे समझाओगे, तब अपन कहते हैं कि भाई जब किसी धातु की डिस्क या चकती को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, और इसमें मैं एक शब्द और जोड़ दूं, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस वर्ताकार चकती के अंदर भंवर, जल में उठने वाले भंवर जैसी धाराएं उत्पन्न होने लगती है, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। अब देखो, इसी प्रश्न में मैंने आपसे ये पूछा कि इन धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसका उत्तर अपन देंगे कि इन धाराओं की उत्पत्ति परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल के कारण होती है। बहुत आसान सी बात है। आगे मैंने इसी प्रश्न में पूछा कि इनके कोई दो उपयोग बताओ। भाई भंवर धाराओं के वैसे देखो तो उपयोग भी कई है और वैसे देखो तो इनकी हानियां भी कई है। उपयोग के अंदर यदि अपन बात करें तो देखो, आप यदि किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ या किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाओ, तो वहाँ पर ऐसे नहीं कि अपन घरों में जैसे मान लो कि गर्म पानी कोई बोतल में डालो उससे अपन सेक कर रहे हैं, या मिट्टी को गर्म करके उससे सेक करें। वहाँ पर क्या होता है कि रेडियोधर्मी विकिरणें होती है जिनसे अपन सेक वगैरह वो किया करते हैं। उनके यहाँ पे क्या होता है कि जो भंवर धाराएं होती है उनको सेकने के लिए काम में लेते हैं। एक तरह से मान लो कि कोई अपना क्षतिग्रस्त अंग है या कोई क्षतिग्रस्त ऊतक है, तो उस ऊतक पर सिकताव करने के लिए भंवर धाराओं को वो काम में लेते हैं। एक तो उसका एक उपयोग हो गया। दूसरा, अपन बात करें जो अपनी बाइक वगैरह होती है, जो गाड़ियाँ होती है, इनका जो स्पीडोमीटर होता है, इस स्पीडोमीटर के अंदर भी भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखो, अपन से दो ही पूछे थे, इसके अलावा भी अपन बता सकते हैं जो आपकी रेलगाड़ियाँ होती है, जो बिजली से चलती है, जो विद्युत चलित रेलगाड़ियाँ होती है, इनके अंदर ब्रेकिंग जो सिस्टम होता है उसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा प्रेरण भट्टियाँ होती हैं, उसके अंदर भी अपन भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं। इसके उपयोग भी कई है। ठीक है, ये अपना दूसरा प्रश्न तैयार हो गया। अगले प्रश्न की देखो चर्चा करता हूँ। तीसरा प्रश्न कहता है, भंवर धाराएं विद्युत उपकरणों के लिए किस प्रकार हानिकारक होती है, इस हानि से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। भाई बहुत हद तक हानिकारक होती है। अगर अपन बात करें ना भंवर धाराओं की, तो भंवर धारा असल में क्या है, एक तरह की ऊर्जा हानि है। और ऊर्जा हानि होने से क्या होगा, तापमान के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे उपकरणों के जलने का खतरा बना रहेगा। तो इसलिए अपन कहते हैं कि भाई ये जो हमारी भंवर धारा है ना, हमारे उपकरणों के लिए अत्यंत एक तरह से हानिकारक है। तो इसने जो पूछा ना कि भंवर धाराएं विद्युत उपकरणों के लिए किस प्रकार से हानिकारक होते हैं, तो अपन कहते हैं कि भंवर धाराओं की उत्पत्ति से ऊर्जा हानि होती है। ऊर्जा हानि होने से तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में वृद्धि होने से उपकरणों के जलने का खतरा बना रहता है, इसलिए ये हमारे लिए हानिकारक है। अब इससे बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो इससे बचने के लिए पटलित क्रोड बनाए जाते हैं। ठीक है, पटलित क्रोड का मतलब क्या है कि जो आप जिसके ऊपर आप कुंडली बनाओगे ना, जिसके ऊपर लपेट के जो आपका क्रोड होगा, उसको आप टुकड़ों में बनाओगे। उसको आप एकल इतना मोटा, अगर मान लो कोई क्रोड आपने देखा होगा कभी, तो इतना मोटा जो क्रोड होता है असल में वो छोटी छोटी पतली पत्तियों से मिलकर बना होता है। पूरा एक साथ एकल क्रोड नहीं बनाते। तो पटलित यानी उसको टुकड़ों में अपन बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा प्रश्न देखो कितना शानदार प्रश्न है। स्वप्रेरण को समझाते हुए स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करें और इसका मात्रक भी बताएं। भाई देखो, यहाँ पे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, आप लोग इस पर गौर करना। स्व प्रेरण। आप लोगों को मैं कई बार देखो कहता भी हूं कि आप लोग खुद से मोटिवेट हुआ करें। आप लोग कल कैसे थे और आज कैसे हैं, ये जो अंतर है ना, ये तुलना कीजिए और खुद को कल से बेटर बनाना। जैसे आपने आज बनाया है, वैसे ही आज को आने वाले कल से और ज़्यादा बेटर वो कैसे बन सकता है आने वाला कल हमारा आज से। तो इसके लिए हमें खुद से प्रेरणा लेनी पड़ती है। और ठीक वैसी की वैसी बात यहाँ पे स्वप्रेरण की है। इसको अपन कैसे समझे, देखो बहुत आसान सी भाषा में बात करूँ। मान लो कि ये कुंडली थी, अगर मान लो यहाँ पे बल्ब की जगह मैंने बैटरी लगा रखी होती, एक बार आप खुद मुझे बताएंगे। देखो इसको तो बहुत ही आसान सी बात है। अगर यहाँ पे मैंने बैटरी लगा रखी होती तो इसमें क्या होता, धारा बहती। और धारा मान लो यहाँ पे कोई प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत हो तो और ही बढ़िया है। भाई दिस धारा जो होती है वो तो बदलती नहीं है,
परिवर्ती मान नहीं आता। लेकिन ये मान लो आपने कोई प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगा रखा, तो भाई इसके अंदर धारा बहेगी कुंडली के अंदर, तो कुंडली के अंदर जब धारा बहेगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उससे चुंबकीय फ्लक्स भी होगा, और वो जो चुंबकीय फ्लक्स है वो खुद की कुंडली के अंदर से गुजरेगा। और जब कोई फ्लक्स चुंबकीय कुंडली के जब भी कोई फ्लक्स जो होता है या परिवर्ती जो फ्लक्स होता है वो जब किसी कुंडली में से प्रवाहित होता है तो फैराडे के नियम के अनुसार वहां पर एक विद्युत वाहक बल भी प्रेरित हो जाता है। और यही जो मेरे प्यारे साथियों प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसी को हम लोग कहते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण। अब देखो खुद से इसको समझने की कोशिश करना कि भाई खुद की कुंडली थी, खुद के अंदर धारा बह रही थी, खुद के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था, उसी चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स था, खुद के अंदर से ही गुजरा और खुद के अंदर ही क्या प्रेरित होगी, धारा। इसलिए इस घटना को हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण, यानी खुद से खुद के अंदर ही हो गया सब कुछ, पूरी प्रेरणा खुद ही ले ली। समझ रहे हो क्या बात? इसको परिभाषित कैसे करेंगे? जब किसी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स उसी कुंडली में से गुजरता है, जिससे उसी फ्लक्स के कारण उसी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। इस प्रेरित या ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल या इसी प्रेरित ईएमएफ को ही क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। अब इसी के अंदर आपसे पूछा कि भाई स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करो, तो भाई स्वप्रेरकत्व को परिभाषित अपन कर देंगे। पहले जो अपन ने स्वप्रेरण लिखा इसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला देखते हैं। आपको डायरेक्ट इस परिभाषा के बाद फॉर्मूला याद करना है, बहुत सिंपल सा है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इसको याद कर लिया तो फॉर्मूला भी याद करना बहुत आसान है। देखो स्वप्रेरण के लिए फॉर्मूला E बराबर, देखो मैं लिखता हूँ -L, इसका जैसा फॉर्मूला देखो लेके आ रहे हैं। E यहाँ पे था, बराबर का निशान है, माइनस लगा दिया मैंने, L और di/dt, यहाँ पे I चाहे कैपिटल ले लो चाहे स्मॉल ले लो, जो आपकी इच्छा है, जो भी I आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो। देखना ठीक लगभग उसके जैसा का जैसा फॉर्मूला है। अगर मैं इस L को छुपा दूं तो आपको तो लगभग सेम सा दिख रहा होगा। आपको सर यहाँ पे तो फाई है और यहाँ पे I है, बिल्कुल वहाँ पे I है। क्यों? देखो अपन यहाँ पे धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ पे अपन धारा प्रवाहित नहीं करते, यहाँ पे अपन फ्लक्स दे रहे थे ना, चुंबक उसके पास लेके जा रहे थे, हटा रहे थे, तो चुंबक के कारण वहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था, उसके कारण ईएमएफ प्रेरित हुआ। लेकिन यहाँ पे तो क्या अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना परिपथ के अंदर, तो यहाँ पे जो धारा है उसके अंदर परिवर्तन की दर हमें देखनी है। और L जो है ना, एक बार L को अगर मैं छुपा दूँ तो देखो ठीक उसके जैसा का जैसा फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे नई चीज आपको क्या देखने को मिली है, L। तो अब जो अपन से प्रश्न पूछा ना स्वप्रेरकत्व क्या है, वो है ये L। तो यहाँ पर L जो है वो एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब इसके मान क्या होता है, इसकी परिभाषा जो अपन से पूछी वो अपन कैसे देंगे, बहुत ही आसान से। आप लोग ये मान लो कि भाई di/dt यानी धारा में जो परिवर्तन की दर है वो एकांक है, यानी इकाई है। मैं कहता हूँ यदि, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, यदि di/dt बराबर हो 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, परिवर्तन की दर है भाई एम्पियर प्रति सेकंड, यानी धारा में परिवर्तन की दर, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इसका मान यहाँ पे 1 रख दूँ तो बताओ मेरे प्यारे साथियों मुझे E बराबर क्या मिलता है, माइनस का L मिलता है। ठीक है, आप माइनस का जो निशान है वो केवल दिशा के लिए, ये लो आपको जोड़ नहीं रहा इसलिए मैं माइनस के निशान को हटा रहा हूँ। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सुनना, परिभाषा आ गई यहाँ से। मैं क्या कहता हूँ कि किसी कुंडली का प्रेरकत्व उस कुंडली के उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब कुंडली में से प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन की दर इकाई हो। समझ में आई बात? बहुत आसान सी भाषा है, मैंने कहीं से भी देखो इसको जोड़ तोड़ के कोई किताबी भाषा रट रटा के नहीं बताया आपको। जो कुछ मुझे बोर्ड पे दिख रहा है उसी परिभाषा को मैंने आपको बताया, और आपको भी एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों ऐसा ही करना है। आपको कहीं कोई किताबी ज्ञान या किताबी भाषा के चक्कर में नहीं पड़ना, खुद की भाषा लिखना, जो आपको समझ में आए, जो सही समझ में आए उसको आपको लिखना होता है। दोबारा बता रहा हूँ, देखो बहुत आसान सी है कि किसी भी कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का मान उस कुंडली में उत्पन्न उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जबकि धारा में जो परिवर्तन की दर है वो इकाई हो। सिंपल सी परिभाषा आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला देखना हमारा प्रश्न एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। मैंने कहा इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे तो अपन न्यूमेरिकल जो है उस हिसाब से कि कौन से आ सकते हैं उस हिसाब से मैंने आपके लिए पेपर तैयार किया है। देखो आपका न्यूमेरिकल कहता है किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा का मान 5 एम्पियर से 0 तक गिरता है। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है तो परिपथ के स्वप्रेरकत्व की गणना कीजिए। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम में आपको इस ऐसे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको कैसे करना होता है, पूरी एक प्रोसेस आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने की। ठीक है, तो एक बार उसके लिए मुझे साफ करना पड़ेगा बोर्ड को, उसके बाद आते हैं। तो देखना जो कुछ हमें दिया जाता है सबसे पहले तो अपन उसको बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है, बोर्ड में मतलब आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे, मैं अपने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, हमें लिखना होता है क्या दिया गया और क्या ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं दिया है, क्या दिया, देखो एक एक चीज को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले इसने लिखा 0.1 सेकंड है ना, समय का मान अपन को दे रखा है, तो अपने को देखो t बराबर बता रखा है 0.1 सेकंड, या इसको आप खाली ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे इसने कहा
कहाँ गया प्रश्न, ये रहा। देखो धारा का मान 5 एम्पीयर से 0 तक गिरता है, इसका मतलब धारा में परिवर्तन अपन को बता दिया। धारा में जो परिवर्तन है यानी डी आई का मान अपन को बताया कितना, देखो 0 से 5 तक गिरता है या 5 से 0 तक गिरता है, तो अंतर कितने का, 0 में से 5 घटा दो या 5 में से 0 घटा दो, 5 का अंतर आएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 5 एम्पीयर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसने कहा एक सेकेंड भी 0 तक गिरता है यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है, यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना आपका विद्युत वाहक बल ईएमएफ, वो कितना दे रखा है इसने 100 वोल्ट्स दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। आगे इसने कहा तो पद के स्वप्रेरकत्व की गणना कीजिए, यानी अब अपन लिखेंगे कि क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले तो जो दिया गया उसके बारे में अपन ने लिखा, फिर आपको नीचे लिखना है ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना उसको अपन देखो लिख देते हैं, आपको एग्जाम में ठीक इसी पैटर्न से करना है भाई। इन पैटर्न के नंबर होते हैं, ये जो स्टेप्स होते हैं ना अलग अलग, हर स्टेप के अपने अलग अलग नंबर होते हैं, तो आपको इस स्टेप से इनको करना पड़ेगा। ज्ञात करना है, देखो क्या ज्ञात करना है उसकी बात करते हैं। हमको स्वप्रेरक तो पूछा है, यानी एल का जो मान है वो ज्ञात करना, तो जो ज्ञात करना उसका लगा दो क्वेश्चन मार्क, सिंपल सी बात। अब देखो अभी भी अपन ने इसका फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पे नीचे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, इसको भी ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में, चूंकि हम जानते हैं। देखो क्या जानते हैं, जो स्वप्रेरक तो अपन को निकालना ना उसका फॉर्मूला अभी भी अपन ने पढ़ा था, वो फॉर्मूला तो क्या कहता है भाई, ई बराबर आपका एल डी आई बाई डी टी, ये तो कहता है वो फॉर्मूला। अब कुछ भी नहीं करना, जो मान अपन को दे रखा है वो मान अपन यहाँ पे रख देते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखना इस साइड कर रहा हूँ, ई बराबर, देखो ई का मान अपन को दे रखा है कितना 100 वोल्ट, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 100 बराबर एल का मान अपन को पूछा है ना अपन को पता, ठीक है, तो एल को तो एल छोड़ देंगे। डी आई यानी धारा में परिवर्तन कितना आ रहा है, देखो ये रहा धारा में परिवर्तन है 5 एम्पीयर का, तो मैं लिखूंगा 5 बट्टा समय में परिवर्तन, देखो 0.1 सेकंड के अंदर हो गया सारा का सारा मामला, तो ये जो समय में परिवर्तन वो कितना है 0.1 सेकंड के बराबर आया। ये अपन ने देखो सारे मान रख दिए। अपन को एल का मान निकालना बहुत सिंपल सा, देखो निकालना पहले देखो बट्टा में यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं ऊपर 10 से गुणा कर दूं, यानी 50 बन गया। अब देखो इस 50 से मैं 100 को काट दूं, कितनी बार कटेगा 2 बार, तो देखना एल का बराबर मान क्या आ गया 2 आ गया। और ध्यान रखना इस स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी, तो यानी ये जो मान आया है एल बराबर 2, तो ये आया है 2 हेनरी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। इतने छोटे छोटे देखो न्यूमेरिकल एग्जाम पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जो आपके शुरुआत वाले क्वेश्चन है ना उनके अंदर इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आप केवल इस न्यूमेरिकल को तैयार कर लें, इसके जैसे न्यूमेरिकल आएंगे तो आप कर लोगे उसको। आगे बढ़ते हैं, देखना हमारा अगला प्रश्न आपसे कहता है कि किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना होता है वो आपको बताना है। यदि किसी परिनालिका में धारा परिवर्तन की दर 4 एम्पीयर प्रति सेकंड होने पर उसमें 20 मिलीवोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व तो क्या होगा। ठीक ऐसा कैसा न्यूमेरिकल, ठीक डिट्टो इसके जैसा कैसा न्यूमेरिकल आ गया, ये मैं आपको नहीं करूँगा, ये आपको खुद करना है। लेकिन इसमें जो एक बात पूछी है कि किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व तो कितना होता है, तो ये मैं बता देता हूँ। किसी परिनालिका के लिए जो स्वप्रेरकत्व का मान होता है ना वो ये होता है, देखो एल बराबर आपका म्यू एन पाई आर स्क्वायर बट्टा में एल, ठीक है। देखो ये जो होता है किसी परिनालिका के कारण जो स्वप्रेरकत्व होता है उसका मान होता है, यानी एल का मान ये होता है म्यू एन पाई आर स्क्वायर बट्टा एल, ये आपको सीधा फॉर्मूला लिखना होता है। अच्छा इसके बाद जो आपको न्यूमेरिकल पूछा है ना, इस न्यूमेरिकल के अंदर अपना ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। न्यूमेरिकल के अंदर तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करें, क्यों, देखो अपन को दे रखा है 4 एम्पीयर प्रति सेकंड जो धारा में परिवर्तन वो अपन को दे दिया 4 एम्पीयर प्रति सेकंड, यानी इसका मान अपन को दे दिया। चलो करवा देता हूँ, बहुत सिंपल सा है फॉर्मूला। देखो अपना ये कही है, जो आपको न्यूमेरिकल दे रखा है कि किसी परिनालिका में धारा परिवर्तन की दर 4 एम्पीयर प्रति सेकंड है, यानी इस पूरे का मान दे दिया आपको धारा में परिवर्तन की दर। देखो इसको मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा डी आई बाई डी टी लिखूंगा, क्योंकि धारा में परिवर्तन की दर अगले ने दे दी अपन को, और वो कितनी बताइए यहाँ पे 4 एम्पीयर प्रति सेकंड, 4 एम्पीयर पर सेकंड, ये इसने परिवर्तन की दर बता दी। फिर देखो आगे इसने कहा कि उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना है 20 मिलीवोल्ट है। 20 मिलीवोल्ट को मैं वोल्ट में कन्वर्ट करूँगा तो 20 गुणा 10 की घात -2 वोल्ट, ऐसा को करना पड़ेगा, अभी इसको वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि ज्ञात करना अपन को स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है, तो अपन को ये एल का मान ज्ञात करना, तो अपन देखो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे डी आई बाई डी टी का मान 4 आ जाएगा, ई का मान कितना है 20 × 10⁻², तो देखो रख के यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो ई का मान तो 20 × 10⁻² इज इक्वल्स टू एल, और डी आई बाई डी टी का मान अपन को बता दिया कितना है 4। अब इस देखो 4 से आप 20 को काटना कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, ये आ गया 5, यानी एल का मान क्या आ गया 5 × 10⁻² हेनरी। ये लो आपके पास इस न्यूमेरिकल का उत्तर जाएगा। इतने छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल वो एग्जाम में पूछे आते हैं, बहुत सिंपल सी बात है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ना, इसका सीधा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। जो आपके एबीसीडी वाले प्रश्न आएंगे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनके अंदर सीधा आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं।
देखना अगला प्रश्न क्या कहता है, अनोन्य प्रेरण को समझाते हुए अनोन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। बहुत आसान से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक को समझाया था, ठीक वैसी की वैसी बात अपन अनोन्य प्रेरण के बारे में करेंगे। लेकिन फर्क क्या होगा, मैं एक बार देखो बोर्ड को साफ करता हूँ ताकि आपको चित्र बना के थोड़ा सा समझा सकूँ कि अनोन्य प्रेरण वास्तव में क्या है। स्वप्रेरण आपने समझा कि भाई खुद के अंदर ही धारा प्रवाह के कारण खुद के अंदर ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो एक कुंडली है, यहाँ पे ये एक कुंडली है, ठीक है। इस कुंडली को आपने मान लो किसी स्रोत के साथ में जोड़ रखा है और इसके अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है। आप सभी जानते हो कि भाई इसके अंदर जब धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। ठीक ऐसे ही एक कुंडली में मान लो यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो कुंडली है इसके साथ मान लो एक बल्ब लगा हुआ है। अगर मैं इस कुंडली को दूर लेके जा रहा हूँ तो इस बल्ब के अंदर कोई प्रकाश नहीं उत्पन्न हो रहा, लेकिन जैसे इस कुंडली को इस दूसरी वाली कुंडली के पास में लेके आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि भाई इस बल्ब के अंदर धारा आ रही है। अब इस वाली कुंडली के अंदर धारा आ रही है जबकि हमने स्रोत तो इस वाली कुंडली में लगा रखा है, यानी इस वाली कुंडली से इस वाली कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ये किसके कारण हुआ, देखो प्रेरण के कारण हुआ, लेकिन चूंकि दूसरी कुंडली के अंदर हो रहा है इसलिए अपन इसको बोलते हैं अनोन्य प्रेरण। दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अनोन्य प्रेरण की घटना इसको अपन बोलते हैं। तो अपन पहली बात तो अपन से ही पूछी कि अनोन्य प्रेरण कहते हैं किसे, तो अपन क्या बताएंगे कि जब किसी एक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का जब किसी एक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण उसके पास स्थित किसी दूसरी कुंडली में मैं इसको देखो थोड़ा चेंज करके बताता हूँ, ज़्यादा बढ़िया डेफिनेशन आपके लिए ये रहेगी कि जब किसी एक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण उसके पास स्थित किसी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो इस दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अनोन्य प्रेरण कहते हैं। बहुत आसान सी भाषा में दोबारा समझा रहा हूँ। अपन धारा इस वाली कुंडली में प्रवाहित करें तो मैं कहता हूं कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाह के कारण उसके पास स्थित किसी दूसरी कुंडली में से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और इससे इस दूसरी कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, तो ये जो घटना होती है इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अनोन्य प्रेरण कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है जो अपन कर रहे हैं। इसको अपन दर्शाएंगे कैसे, बहुत आसान सा है इसको दर्शाना। देखो अनोन्य चुंबकीय जो प्रेरण है उसको अपन जो सिंबल होता है उसका एम होता है, तो उसको अपन देखो ऐसे दर्शाते हैं। मैं कहता हूँ फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय फ्लक्स देखो धारा तो इसमें बह रही है लेकिन चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन इसमें हो रहा है। तो मैं इसको अगर कुंडली बी नाम दूं, उसको कुंडली अगर ए नाम दे दूं, तो मैं देखो इसको ऐसे दर्शाऊंगा कि भाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। कौन सी वाली की, दूसरी वाली कुंडली के फ्लक्स में। किसके कारण हो रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा एम और आई, या एक बार एम को हटा दें, यहाँ पे समझ पाता है नियतांक आता है लेकिन आपको इतना कोई डीप में जाना नहीं। मैं कहता हूँ आई ए। ये देखना एक खास बात मैंने यहाँ पे लिखी है, इसका मतलब आपको समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस वाली कुंडली में मैंने धारा प्रवाहित कराई, मान लिया इस वाली कुंडली में जो धारा है वो है आई ए, तो ये देखो धारा आई ए आ गई। इस वाली कुंडली में धारा प्रवाह के कारण जो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बना, चुंबकीय फ्लक्स जो था वो इस दूसरी वाली कुंडली में से गुजरा और जो दूसरी वाली कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन उसको मैं लिख दिया फाइव बी से, यानी इस वाली कुंडली से जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना है, 5b है। इतनी बातें अपन ने यहाँ पे लिखी है। अब देखना आपसे इस प्रश्न के अंदर ये पूछा ना, अनोन्य प्रेरण को समझाते हुए अनोन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कर दो। तो अनोन्य प्रेरण गुणांक को देखो परिभाषित करने के लिए मैं मान लो यहाँ पे आई ए को नाम देता हूँ 1, यानी आई ए का जो मान है ना, माना आई ए बराबर है 1 एम्पियर। यानी इस अगर इधर वाली कुंडली के अंदर प्रवाहित धारा का मान यदि 1 एम्पियर होगा तो बताओ जब मैं यहाँ पे आई ए का मान 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5b बराबर m मिलेगा। और m क्या है, अनोन्य प्रेरण गुणांक है। अब अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा देखना कितनी आसान होगी कि किसी कुंडली से संबद्ध अनोन्य प्रेरण गुणांक का मान उस दूसरी कुंडली से संबद्ध उस फ्लक्स के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान कितना हो, 1 एम्पियर हो। कितनी आसान सी परिभाषा बन गई। मैं कह रहा हूँ पूरी फिजिक्स बहुत आसान है, दोबारा सुनना इस बात को। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि किसी कुंडली से का जो अनोन्य प्रेरण गुणांक होता है वो उस कुंडली से संबद्ध उस फ्लक्स के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान कितना हो, 1 एम्पियर हो। बहुत आसान सी बातें जो अपन ने करी है। आगे लेके चलता हूँ आपको, जो हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर ये कहता है कि युग्मन गुणांक से आप क्या समझते हैं। यदि L1 व L2 स्व प्रेरकत्व की कुंडलियों के मध्य महत्तम अनोन्य प्रेरकत्व वो क्या होगा, वो आपको याद करना है। तो बहुत ही सिंपल सी भाषा के अंदर बात करते हैं अपन कि अनोन्य प्रेरण गुणांक जो है, आपका युग्मन गुणांक क्या होता है। युग्मन गुणांक पूछा आपसे, तो जो आपका 8वां प्रश्न वो बोल रहा है युग्मन गुणांक से आप क्या समझते हैं। बहुत ही आसान सा मैं कहता हूँ, मान लो आपके पास 2 कुंडलियाँ हैं जिनका स्वप्रेरण गुणांक है वो तो मान लिया है L1 L2। इनका स्वप्रेरण जो गुणांक है वो तो है L1 और L2, और इनका जो अनोन्य प्रेरण गुणांक है वो अपन ने मान लिया M है। तब इनके मध्य एक संबंध होता है और वो संबंध क्या कहता है, M बराबर K√L1 गुणा L2, ये इनके बीच में संबंध होता है। अब देखना
यहाँ पे जो नियतांक आपको के दिखाई दे रहा है ना, इस नियतांक के को ही हम लोग क्या कहते हैं, युग्मन गुणांक कहते हैं। आपसे इस प्रश्न में ये पूछा कि देखो युग्मन गुणांक से आप क्या समझते हैं, तो हमने बताया कि सबसे पहले तो अपन इसको कैसे लिखेंगे कि माना दो कुंडलियां जिनका स्वप्रेरण गुणांक L1 L2 है तथा अनन्य प्रेरण गुणांक M है, तो इनके मध्य निम्न संबंध होता है, ये लिखा। फिर अपन नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर K एक नियतांक है जिसे आपके युग्मन गुणांक कहते हैं। अब आपसे देखो आगे क्या पूछा कि L1 में L2 स्वप्रेरकत्व वाली कुंडलियों के मध्य महत्तम अनन्य प्रेरकत्व कब होगा, यानी इसका जो मान है वो महत्तम होने के लिए क्या जरूरी है, तो नीचे आपको ये बात लिखनी होगी वहां पे, यदि यहाँ K बराबर 1 हो तब अनन्य प्रेरण गुणांक जो होता है वो अधिकतम होता है, यानी महत्तम अनन्य प्रेरण गुणांक के लिए K का मान कितना होना जरूरी है, 1 होना जरूरी है। इसको और अच्छी भाषा के अंदर मैं आपको देखो रिटर्न जो नोट्स दूंगा उसके अंदर इसको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर ही, बिल्कुल भी कंठस्थ एकदम चिंता आपको नहीं करनी है, आगे चलना है आपको। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। ये क्वेश्चन हालांकि मुझे थोड़ा ऊपर देना चाहिए था, बट लास्ट में शायद एडिटिंग के अंदर इसको मैं नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो प्रश्न है जब मैं टाइप करा था उस समय थोड़ी मिस्टेक होगी, तो उसको ऊपर रखना चाहिए था। छोटा वाला क्वेश्चन है ये, जो आपसे एबेसिडर टाइप के अंदर पूछा जा सकता है, फिर रिक्त स्थान के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की गति के कारण उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है उसका मान कितना होता है। तो आपको ये बताना है, इसका मान सीधा सीधा इस EMF का जो मान होता है, EMF का मान होता है VBL। आपको बस सीधा इतना सा बताना है, VBL। आपका उत्तर क्या है, VBL। यह विद्युत वाहक बल का मान पूछा तो मैंने इसलिए EMF बराबर लिख दिया, आपका उत्तर इसके अंदर क्या होगा, VBL। तो अगर आपका ऑप्शन आता है ऐसा प्रश्न के साथ में तो आपका VBL उत्तर होगा वहां पे। रिक्त स्थान पूछते हैं तब वहां पे आपको VBL भरना होगा, ठीक है। अंतिम प्रश्न पे हम लोग देखो चलते हैं, स्वप्रेरण में संचित चुंबकीय ऊर्जा चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा को समझाओ। देखो सिंपल सी बात है, चुंबकीय प्रेरण के अंदर क्या होता है, जो आपका ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, ये सदैव उस बल का विरोध करता है, सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए क्या होता है कि अपन को वहां पर परिपथ में कार्य करना पड़ता है, और वास्तव में जो किया गया कार्य होता है ना, यही हमारे परिपथ के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और इसका मान कितना होता है, बहुत ही आसान से आपको सीधा देखो ध्यान में रखना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को अपन U से दर्शाते हैं, असल में किए गए कार्य के बराबर होती है, और ये बराबर होती है ½LI²। देखो ये है आपके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान। स्थितिज ऊर्जा को अपन U से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला बन जाएगा ½ LI², जहाँ पे L तो है आपका जो स्वप्रेरण गुणांक है और I आपकी प्रवाहित धारा को अपन ने दर्शा दिया, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, केवल ये 10 प्रश्न हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर तैयार करने हैं। देखो काफ़ी छोटा सा एक चैप्टर है और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा आपको मतलब वो बड़े डेरिवेशन पे बिल्कुल नहीं जाना है। जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने आपको बता दी, इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर भी करवाए हैं। उसके अलावा जो टॉपिक मैंने जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए हैं उनको आप भरपूर तरीके से देखो तैयार कर लें, आनंददायक तरीके से तैयार कर लें। मैं कहता हूँ निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं तो देखो लेता हूँ यहाँ से विदाई। आप सभी भाई, आप सभी का दायित्व है चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाना जहां इनकी ज़रूरत है, या जहां ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसकी ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई पिताजी को आप भेज दो लिंक, पिताजी की लिंक कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस बात का विशेष थोड़ा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मिलते हैं अपन जल्दी कल वाली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।